नमस्कार। अमित शाह की रिटायरमेंट वाले प्लान पर बड़े खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। हरिद्वार में 1986 में आयोजित कुंभ में यूं तो 2 लाख श्रद्धालु आए थे, लेकिन इसमें से एक 21 साल का युवक भी था जो आगे चलकर देश के इतिहास को बदलने वाला साबित हुआ। नाम था अमित शाह, जो आज देश के गृह मंत्री हैं। आज जब अमित शाह रिटायरमेंट की बात करते हैं तो उसके पीछे उस आध्यात्मिक कारण को और उस सनातनी यात्रा को आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, जिसके कारण से यह बयान सामने आया। आपको बता दें कि 1980 के दशक में वेदांत के विद्वान श्री स्वामी वामदेव के पांव दबाकर अमित शाह ने धर्म दर्शन की बारीकियां सीखीं। ऐसी ही एक बातचीत के दौरान स्वामी वामदेव ने अमित शाह से कहा कि बेटा, तुम्हारी संस्कृति और दर्शन को समझने के लिए तुम्हें कुंभ मेले में आना चाहिए और महंतों और साधुओं से मिलना चाहिए। शाह ने सलाह पर तुरंत अमल किया। 1986 के हरिद्वार में एकत्र हुए 2 लाख लोगों में 21 वर्ष का अमित शाह भी नवयुवक के तौर पर शामिल हुआ। 21 साल के युवा आरएसएस स्वयंसेवक अमित शाह स्वामी वामदेव के शिविर में रुके और 12 साल में एक बार होने वाले इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह की असल यात्रा 1986 में हरिद्वार के महाकुंभ से शुरू हुई। श्री स्वामी वामदेव की मंशा रही कि अमित शाह अधिक से अधिक संख्या में साधु संतों से संवाद करके भारतीय धर्म दर्शन को सीखे, जाने, समझे, और हुआ भी यही। प्रत्येक सुबह स्वामी वामदेव अपने शिष्य अमित शाह को एक हस्तलिखित पर्ची देते थे। उस पर्ची को रोज अलग अलग संतों के पास लेकर जाना होता था। गुरु वामदेव की पर्ची में 21 साल के युवक अमित शाह के लिए एक सिफारिश होती थी। इस तरह अमित शाह रोज किसी न किसी संत के साथ समय व्यतीत करते थे, भंडारे में खाते और दक्षिणा इकट्ठा करके चले जाते थे। अमित शाह पैरवी लगाते थे, लेकिन किसी पद या वित्तीय फायदे के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए। 21 साल के अमित शाह स्वामी वामदेव के शिविर में रहकर संतों महंतों के आशीर्वाद से अध्यात्म के सहारे सामाजिक सेवा का संकल्प लिया। इसी शिविर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी और ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया से अमित शाह की भी मुलाकात हुई थी। एक दिन गुरु वामदेव के शिविर में अमित शाह को 10 रुपए मिले। 10 रुपए से अमित शाह ने अपने गुरु स्वामी वामदेव के लिए एक हार खरीदा। शिष्य अमित शाह की गुरु संदेशों के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर वामदेव बेहद प्रसन्न हुए और उसी समर्पण ने आज अमित शाह को देश का दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता बना दिया है। 1997 में वामदेव 75 वर्ष की आयु में अपना भौतिक शरीर छोड़ गए, लेकिन अपने शिष्य को नए भारत का निर्माण करने के लिए स्थापित कर गए। यह सहयोग ही है कि साल 1997 में वामदेव का निधन होता है तो उसी साल अमित शाह पहली बार विधायक बनते हैं। शायद अमित शाह पर इसी गुरु कृपा का नतीजा था कि आज वह भारत में बड़े से बड़े फैसले लेने में, जो देश हित में होता है, नहीं हिचकते हैं। कुंभ मेले वाला अनुभव अमित शाह के लिए जीवन बदलने वाला रहा। इसने उन्हें हिंदू आध्यात्मिकता की महानता से परिचय करवाया। इसके अलावा अमित शाह के विचारों पर 3 महापुरुषों की स्पष्ट छाप दिखती है। चाणक्य, शंकराचार्य, सावरकर जैसे 3 हस्तियां आज अमित शाह की विचारधारा को प्रभावित करती हैं। अमित शाह की विश्व दृष्टि और राजनीति को ईसा पूर्व 4वीं सदी के राजनीतिक सिद्धांतकार चाणक्य, 8वीं सदी के हिंदू सुधारक आदि शंकराचार्य और 20वीं सदी के हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर वीर सावरकर ने आकार दिया। 3 महापुरुषों की विचारधारा का अध्ययन ही है जो अमित शाह को बड़े फैसले लेने का साहस देता है, रणनीति देता है और धर्म का संबल भी देता है। अमित शाह 2014 में रणनीतिकार बनकर उभरे। 2019 तक आते आते जननेता बन गए और 2025 और 250 रैलियों के जरिए बीजेपी की जीत सुनिश्चित की। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 188 रैलियां करके अमित शाह ने अपनी राजनीतिक और राष्ट्रहित से जुड़ी जनवादी सोच का लोहा मनवाया। इन सबके दौरान श्री वामदेव ही थे जो एक युवक का जीवन बदलकर उसे अमित शाह सही मायने में बना दिया। स्वामी वामदेव आगे चलकर महंत अवैधनाथ परमहंस रामचंद्र दास के साथ राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रियता से हिस्सा लिए।
अब बात गृह मंत्री अमित शाह के रिटायरमेंट की। जुलाई 2021 में नए सिरे से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। इससे पहले सहकारिता के क्षेत्र में राजनीतिक परिवारों का दबदबा रहता था, जिसे तमाम सुधारों के जरिए अमित शाह ने ठीक करने की ठानी। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की महिलाओं और सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह ने सहकार संवाद आयोजित किया। अमित शाह ने महिलाओं के साथ संवाद करते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद वे वेद उपनिषद का अध्ययन करेंगे और प्राकृतिक खेती करेंगे। गृह मंत्री ने कहा, मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर हो जाऊंगा, मैं बाकी का जीवन वेद उपनिषद प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती एक वैज्ञानिक प्रयोग है जिसके कई फायदे हैं। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, रक्तचाप और डायबिटीज बढ़ता है, थायराइड की समस्या आती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बगैर फर्टिलाइजर वाला भोजन करना मतलब दवाइयों की जरूरत नहीं। मैंने खेत पर प्राकृतिक खेती आजमाई, जिसमें उत्पादन 1.5 गुना बढ़ गया। अब जब लोग अमित शाह को देश हित में अनुच्छेद 370 हटाने, CAA लाने जैसे ऐतिहासिक फैसलों से जोड़कर देखते हैं, तो रिटायरमेंट की बात कहकर अमित शाह करोड़ों लोगों को मायूस कर देते हैं। 22 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 61 वर्ष के हो जाएंगे। सरकारी नौकरियों में ये उम्र भले ही रिटायरमेंट की हो, लेकिन राजनीति में व्यक्ति इस उम्र के बाद और अधिक सक्रिय दिखता है। राजनीति में रिटायरमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता। अमित शाह इसका जिक्र करते हैं और बेहद साहस के साथ करते हैं, तो ये बताता है कि आखिर अमित शाह क्यों हैं। इसके अलावा पीएम मोदी की नज़र में भी अमित शाह का अभी तक कोई विकल्प नहीं मिल पाया है, ना ही पार्टी संगठनकर्ता के तौर पे, ना ही भरोसेमंद साथी के तौर पे। ऐसे में पीएम मोदी की बात को सर आंखों पर रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह रिटायरमेंट की बात कहकर असल जीवन में उस आध्यात्मिक पहलू की ओर इशारा करते हैं जिसमें कहा गया है कि जीवन कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश चतुर्वेदी जी, एडवाइजर प्रसार भारती, और आचार्य विष्णु जी, हिंदू धर्मगुरु। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश चतुर्वेदी जी, अमित शाह जी का हिंदुत्ववादी राजनीति से जुड़ाव, क्या ये धार्मिक आस्था से प्रेरित है या केवल राजनीतिक विचारधारा का हिस्सा है? दोनों मान सकते हैं, क्योंकि जहां उन्होंने ये बात कही वो आप जानते हैं कि राजस्थान की सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के बीच में उन्होंने ये बात कही, जिसका आप अपनी स्टोरी में जिक्र कर रहे थे कि मतलब अगर मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ा या रिटायरमेंट के बाद वो प्राकृतिक चिकित्सा वेद उपनिषद का, प्राकृतिक खेती और वेद उपनिषद का अध्ययन करेंगे। तो जाहिर है कि एक सहकारिता मंत्री अगर यह बात कहता है, और वह भी बेशक वो सरकारी नोटिफिकेशन के हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर के व्यक्ति न हो, लेकिन उनकी जो स्वीकार्यता है, जो उनकी अथॉरिटी है, वो प्रधानमंत्री के बाद भारत में दूसरे नंबर की है। ऐसे पद पर पहुंचा हुआ, ऐसी हैसियत रखने वाला व्यक्ति अगर यह बात करता है तो उसके राजनीतिक अर्थ भी निकाले जाएंगे। और निश्चित तौर पर चूंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है, जो उसकी विचारधारा रही है, तो उसमें हिंदुत्व के बारे में तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। और हिंदुत्व की बात को पहले कुछ लोग इधर उधर कर करके गोलमोल करके बोलते थे, लेकिन अमित शाह की एक खासियत है कि वो डंके की चोट पर हिंदुत्व की भी बात करते हैं, और उन्हें जो राजनीतिक बात भी कहनी होती है वो डंके की चोट पर करते हैं, और कहते हैं कि हाँ मैं ये करता हूँ या ये मेरा उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि उनके इस बयान में जो तथ्य हैं, जो तर्क हैं, जो निहित तत्व हैं, उनको राजनीतिक और हिंदुत्ववादी राजनीति के साथ साथ आध्यात्मिक नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। शायद इसीलिए अमित शाह जी कहते हैं सेवा ही धर्म है। लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो दीनदयाल की जो विचारधारा है, उन सब में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ही मूल उद्देश्य माना जाता है। उसके विकास की बातें करके उसके विकास की बात करना ही मूल उद्देश्य माना जाता है। उमेश चतुर्वेदी जी, तो सवाल फिर यही उठता है कि यह धार्मिक विचारधारा है या राजनीतिक?
नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही भारत के राजनीति जो आज सत्ता में है उसको गढ़ा था। जी। और सही मायने में जनसंघ को एक वैचारिक, आधिकारिक तौर पर वैचारिक जो आधार दिया था, जिसको कहते हैं अंत्योदय। और आप जानते ही हैं कि उन्होंने पुणे में 1965 में 3 दिनों का एक व्याख्यान दिया था और उसमें उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन प्रतिपादित किया था। और भारतीय जनता पार्टी, उसका पूर्ववर्ती जो संगठन जिसके महासचिव थे दीनदयाल उपाध्याय जी, जनसंघ, ये दोनों का दावा रहा है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और एकात्म मानव दर्शन के विचार पर, उसके दार्शनिक आधार पर ही राजनीति करते हैं। और बीजेपी उसी राजनीति पे आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर सवाल है कि जैसे आचार्य रामकृष्ण परमहंस कहते थे, सिद्धियां रास्ते के फूल हैं, मंजिल नहीं। आचार्य विष्णु विनोदम जी, अगर सिद्धियां रास्ते की फूल हैं, मंजिल नहीं, तो मंजिल क्या है? और अमित शाह की मंजिल क्या है? आपको क्या लगता है? देखिए, जो उनका पूरा दौर देखा गया, एक बहुत अच्छी पारी उन्होंने भारत में और विश्व में अपनी एक पहचान बनाई। और ये 3 मैं अमित शाह के बारे में भी कहूँगा, मोदी जी के बारे में भी कहूँगा और योगी जी के बारे में भी। ये 3 ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कि जो भूतो न भविष्यति ऐसे कार्य करके दिखाए हैं। तो बड़ी अच्छी पारी रही इनकी और ऐसा लगता है कि परमात्मा की इन पे विशेष कृपा है। चलिए, लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि जिस तरीके की आध्यात्मिक चेतना की बात की जाती है, खासकर बीजेपी के नेताओं द्वारा, उसका उद्देश्य क्या है? क्या ये प्लेसिबो इफेक्ट की ओर इशारा करता है? प्लेसिबो इफेक्ट वह इफेक्ट होता है जिसमें मन से आदमी अगर कोई चीज़ सोच लेता है, पॉजिटिव चीज़ सोचता है, उसी के लिए रास्ते बन जाते हैं। दवाइयों का इफेक्ट कम होता है। जैसे दवाएं आप ले रहे हैं, चीनी की मीठी गोली भी दे दी जाए और आपको बता दिया जाए कि यह दवाई है, तो कई बार वह असरकारी होता है। इसी तरीके से विष्णु विनोदम जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारत की राजनीति में धर्म क्या ये प्लेसिबो इफेक्ट पैदा करता है? जी, बहुत गहरा सवाल पूछा है। प्लेसिबो इफेक्ट पैदा करना मतलब मन को समझ लेना, धर्म को समझ लेना, तो मनमोहन को समझ लेने के बराबर है। जाहिर सी बात है, ये लीला है। और आप अब देखोगे कि पूरी धरती पर ये लीला होती हुई दिखाई दे रही है आपको। न्यू वर्ल्ड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो लीला कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े प्रारूप में, कल की अवतार की बात भी हो रही है। भविष्य मालिका में तो क्लियर कट बहुत चीजें लिखी हुई और वो होती हुई सब दिख रही। क्या कहोगे? तो और मोदी जी भी न्यू वर्ल्ड की बात करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये दर्शाता है कि कोई एक बहुत बड़ा कुदरत का खेल, धर्म का खेल तो चल रहा है और इन पे कोई विशेष कृपा महाकाल की तो दिखती नजर आती है। महाकाल की विशेष कृपा नजर आती है। मुझे लगता है जो मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ जनता का भी आशीर्वाद प्राप्त है। उमेश चतुर्वेदी जी, हो सकता है कि बीजेपी के पास अमित शाह का कोई विकल्प हो, लेकिन मोदी के पास 140 करोड़ जनता भी मानती है कि अमित शाह का कोई विकल्प नहीं है मोदी जी के पास। अगर है तो कोई दूसरा अमित शाह नहीं है। इस बात पे आप कहां तक सहमत हैं उमेश चतुर्वेदी जी? देखिए, ये विकल्प की तो बात कम से कम जब तक नरेंद्र मोदी जी और जिस तरह से उनके सपनों को या उनके राजनीतिक उद्देश्यों को जमीनी हकीकत अमित शाह जी ने बनाया है, तो आपका यह कहना कि उनका कोई विकल्प नहीं है बिल्कुल सही है। लेकिन एक अमित शाह जी की बात जो के स्वभाव में आप देखेंगे ना, कि आप याद कीजिए लोकसभा में दिया गया वो भाषण, जब अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर के चर्चा हो रही थी, तो उसमें किसी ने विपक्षी बेंच से उनसे पूछा था कि क्या ये लागू उस पर भी होगा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने जो बोला था और जो लहजा था, आमतौर पर आप सत्ता पक्ष में, सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति में इस तरह के लहजे से बात करते हुए या भाषण देते हुए कम ही सुना होगा। उन्होंने कहा था कि क्या बात करते हो आप, हम कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। तो ये एक मतलब संदेश देता है कि
अमित शाह कितने मजबूत व्यक्तित्व के धनी है, और निश्चित तौर पर उनकी यह मजबूती ही है कि वो नरेंद्र मोदी के सबसे खास सलाहकार हैं। उनके सपनों को वो हमेशा जमीनी हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो उद्देश्य रहे हैं सत्ता में आने से पहले से, जनसंघ के जमाने से, कि अनुच्छेद 370 को हटाना, समान नागरिक संहिता को लाना, तो आप देखेंगे कि इसके पीछे मुझे लगता है उमेश चतुर्वेदी जी दो कारण है। एक तो उनके जैसा कोई रणनीतिकार नहीं है, दूसरा हार्ड लाइनर है अपने आइडियोलॉजी के लिए। आइडियोलॉजी के लिए हार्ड लाइनर रहना, वो भी लंबे समय तक कोई समझौता न करना। बहुत ही कम चरित्रवान ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अमित शाह जैसा चरित्र लेकर चलते हैं। कई बार वह पार्टी लाइन से हट जाते हैं। कई बड़े नेता बीजेपी के हैं जो इस समय मुख्यमंत्री के, गृह मंत्री के कई रेसों में लगे होते हैं, लेकिन उनके अगर इतिहास को खगाला जाए तो कई बार वह पार्टी लाइन से, अपनी विचारधारा से हटे हैं। लेकिन अमित शाह में इस तरह का कहीं भी फ्लक्चुएशन नहीं दिखता है। यही शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और कहा जाता है बीजेपी के लिए कि बीजेपी के लिए अमित शाह वह एसेट है जिसका कोई सटीक बैकअप नहीं है। उनकी भूमिका संभालने के लिए कम से कम 6 लोगों की, यानी आधा दर्जन लोगों की टीम चाहिए। उमेश चतुर्वेदी जी, इसका आप देखेंगे असर दिखा था 2014 के चुनाव में। किसी ने सोचा था कि उत्तर प्रदेश जहां 9 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, 80 में से सिर्फ 9 सीटें थी, वहां से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 73 और 2 सहयोगी दलों का 75 सीटें जीत लेगी। लेकिन अमित शाह ने वो कर दिखाया था, और शायद वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अमित शाह की भूमिका का प्रस्थान बिंदु है कि जो लगता था कि नहीं हो पाएगा उसको उन्होंने जमीनी हकीकत बना दिया। और जो कुछ सालों से कहा जा रहा था, ये कहावत पुरानी पड़ चुकी थी कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर के जाता है, उस कहावत को उन्होंने फिर से सही साबित कर दिया था। जो 273 की सीटों के साथ बहुमत मिला था 2014 में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उसमें इन 73 सीटों की बड़ी भूमिका रही। उमेश चतुर्वेदी जी, 2013-14 की बात है जब उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, तो मैं भी बीजेपी कार्यालय में गया था एक पत्रकार की हैसियत से। उस समय वह संतोष गंगवार से यूपी के बारे में जानकारी ले रहे थे। जिस तरीके से उनका स्वभाव था, एक एक सीटों पे वह जानकारी लेते गए और उसको समेटते गए, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट किए। एक तो उनका मुझे 2 चीजें ऑब्जर्व किया। एक तो उनका जिससे बात करते थे उस पर भरोसा रखते थे, उसके बाद जो बातें निकल के आती थी उस पर वह उसी समय से काम करना शुरू कर देते थे। आचार्य विष्णु विनोदनम जी, बड़ा सवाल है कि क्या इसे ईश्वरीय कृपा कहेंगे, जैसा कि अमित शाह जी के बारे में कहा जाता है। जब वह 1986 में हरिद्वार के कुंभ मेले में गए और तमाम साधु संतों से मिले तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया था, और शायद यह दोनों स्तर पे शुरू हुआ। हम आपको वैज्ञानिक नजरिए से पूछना चाहते हैं, क्या साधु संतों से मिलने से कोई वास्तव में बड़ा बदलाव आता है, या ये भी प्लेसिबो इफेक्ट होता है? आचार्य विष्णु विनोदनम जी। ऐसा नहीं है, ये देवभूमि है, भारत है, और यहाँ पर शक्तियां कहीं ना कहीं बहुत गहराई से पड़ी है। सनातन बहुत गहरा है, और क्योंकि आप देखेंगे कि एक तरफ मोदी भी कहीं ना कहीं बहुत एक लंबा समय हिमालय की तरफ रहे जी। ये खुद अमित शाह साधु संतों से इनका बड़ा उठना बैठना रहा। और यहाँ योगी की बात करें तो वो खुद नाथ संप्रदाय से हैं जी। तो अपने आप में तीनों अद्भुत योग हैं, कहीं ना कहीं साक्षात। और आप देखेंगे इस समय तो हर जगह शिव का ही बोलबाला चल रहा है, ये शिव जी के ही गण हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव जी की विशेष कृपा है इनके ऊपर। और तभी देखिए इनको कोई बीट भी नहीं कर पा रहा, कोई कितनी भी कोशिश करा, इंडिया अलायंस बन गया, कुछ नहीं कर पा रहे वो लोग। मतलब आप समझिए कि कितनी बड़ी शिव की ताकत होगी, समझने वाली बात है, कितनी कृपा होगी इन लोगों पर। मुझे लगता है कि इसमें 2 नाम और जोड़े जाने चाहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस। उमेश चतुर्वेदी जी, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल
सही कहा आपने। देवेंद्र फडणवीस की उम्र भी बहुत कम है। अब तो अमित शाह जी 61 साल के होंगे, वो तो अभी मुश्किल 5वें दशक में हैं। और जिस तरह से उन्होंने करामात दिखाई, खासतौर पर महाराष्ट्र में, ठीक है उसमें संगठन की एक बड़ी भूमिका होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी या उसका आनुषंगिक संगठन जिसको आप वो विचार परिवार कहते हैं, तो उनकी एक अपनी भूमिका होती है। लेकिन उन्होंने करामात दिखाया, महाराष्ट्र की ऊसर समझी जा रही जमीन पर से एक मतलब खिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल फूल ऐसा खिला दिया कि जो जिसकी मतलब इतिहास में कम सानी मिलती है। और हेमंत बिश्व शर्मा जो है, आप देखिए कि वो कैडर से नहीं आए हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर के नहीं है। लेकिन आज आप देखेंगे कि हिंदुत्व की राजनीति, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ के बराबर या उसके पैरेलल अगर कुछ कहें समानांतर, तो हेमंत बिश्व शर्मा ही राजनीति कर रहे हैं। और वो भी वो हेमंत बिश्व शर्मा जो उत्तर पूर्वी राज्य से आते हैं, असम से आते हैं, और उनका प्रभाव मंडल पूरे उत्तर पूर्व में है। भारतीय जनता पार्टी की तरह से वो संकट मोचक है पूरे उत्तर पूर्व में। जहां कभी भारतीय जनता पार्टी का पहुंचना मुश्किल होता था, समाजवादी आंदोलन वहां पहुंचा डॉक्टर लोहिया के अगुवाई में, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी को एक किले के रूप में स्थापित करना, उस किले को हिला न पाए कोई दूसरा, यह करामात हेमंत बिश्व शर्मा ने किया है। तो निश्चित है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि अमित शाह जी की कार्यशैली, उनके आप प्रतिबद्धता, उनकी आप कहिए कि जो रणनीति है, उससे अगर तुलना की जा सकती है तो भावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिश्व शर्मा और देवेंद्र फडणवीस को भी रखा जा सकता है, रखा ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी हल्के में तो ऐसा माना भी जाता है, और ऑफ द रिकॉर्ड विपक्षी दल भी मानते हैं कि इन दोनों नेताओं में, बेशक वो ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहते रहे। लेकिन हम लोग ये जो चर्चा कर रहे थे ना सहकारिता मंत्री के तौर पर दिए उनके बयान की, मुझे लगता है कि भारत की जो परंपरा रही है, वो एक ऐसे संत की परंपरा, एक ऐसे राजनेता की परंपरा रही है, ऐसे राजा की परंपरा रही है जो आध्यात्मिक भी हो, दार्शनिक भी। राम हो चाहे कृष्ण हो, आपने पारंपरिक राज्य में देखेंगे सब आध्यात्मिकता के भी प्रतीक रहे हैं, सिर्फ राजतंत्र के प्रतीक नहीं रहे हैं। और पश्चिम में भी एक धारणा रही है, प्लेटो ने जो अपना मशहूर ग्रंथ लिखा है रिपब्लिक, उसमें उसने आइडियल राजा माना है दार्शनिक राजा। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें, हमारी जो आधुनिक राजनीति है, जो मैग्ना कार्टा के संधि के बाद की जो उभरी हुई राजनीति है पूरी दुनिया में, जिसको हम कभी अध्यक्षात्मक डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं और कभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं, तो उसमें ये सब बातें करना एक तरह से पिछड़ेपन की निशानी थी। ऐसे में अगर अमित शाह यह बात करते हैं, और वो भी भारत के नंबर 2 राजनेता, भारत के सबसे प्रभावशाली नंबर 2 नेता, कि अगर वो रिटायर होंगे या रिटायरमेंट के बाद उनकी प्लानिंग, वेद उपनिषद का अध्ययन, ये भारत की परंपरा है। संन्यास आश्रम क्या होता था प्रसून जी, हम सब बचपन में, लेकिन यह बयान ऐसे समय पे आया है कि 61 साल का कम से कम माना जा रहा है, इनकी 15 साल की राजनीति और बाकी है। ऐसे में इस तरह के बयान के कई मायने निकलते हैं। कारण इसलिए भी है कि मोहन भागवत जी खुद कह रहे थे एक दिन पहले कि 75 साल से, अगर आपकी उम्र 75 साल हो जाती है और कोई आपसे उम्र पूछता है, तो इसका मतलब है कि आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इस बयान के क्या मायने हैं, उमेश चतुर्वेदी जी? आप बिल्कुल ये बात तो ठीक कर रहे हैं जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में ही एक रूल बना दिया 15 में कि जो 75 साल से ऊपर के राजनेता हैं वो मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाएं, या शामिल कर दिए गए। तो मुझे लगता है कि ये भी एक चर्चा तो है, और नरेंद्र मोदी जी जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वो अब धीरे धीरे 75 की ओर बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक उस चर्चा को भी, राजनीति में एक चीज और भी होती है कि आपने वो बोला ना कि राजनीति में कई बार बयानों को का ध्यान हटाने के लिए या किसी खास घटना से ध्यान हटाने के लिए दूसरी बातें भी की जाती हैं। मुझे लगता है कि अमित शाह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनकी भारतीय राजनीति में एक अच्छी धमक है, अच्छी समझ है, अच्छी ताकत है, अच्छा प्रभाव है। तो वो अगर कोई बात करेंगे तो चर्चा जाहिर है कि उस पर भी होगी, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि अभी उनकी उम्र 61 साल ही है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। हालांकि उसमें जो एक बहुत पॉजिटिव नोशन है, जो उन्होंने ये कहा कि हर गांव में
दूध के लिए कोऑपरेटिव के जरिए दूध खरीदा जाएगा, पशुओं को टीका लगेगा और हर व्यक्ति को सहकारिता के जरिए सेवा करने का और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका दिया जाएगा। मुझे लगता है कि जब ऐसे बयान राजनेता देते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो उस समय, क्योंकि भारत आध्यात्मिकता का देश है, उसमें क्या होता है कि जब आध्यात्मिक कूट देते हैं तो उसका असर खासतौर पर ग्रामीण जनता पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसको राजनीति के चश्मे से ही ना देखा जाए, राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह का यह बयान आध्यात्मिकता से ओतप्रेत है। यानी न पद की चाह है, न किसी और चीज की लालसा सम्मान की, केवल लालसा है तो मानव सेवा की। हमारे साथ विनोद कृष्णम जी हैं, आपसे जल्दी जवाब चाहेंगे विष्णु विनोदम जी कि इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं भारत की राजनीति के लिए, आपको कितना सकारात्मक पहलू दिखता है? जी बिल्कुल सकारात्मक पहलू क्या, इससे सकारात्मक कहीं ना कहीं सनातन के लिए क्या हो सकता है कि सनातन के ये कह सकते हैं कि देखिए महाभारत सजी हुई है इस वक्त, आप पूरे धरती पर आप देखेंगे और ये 5 पांडव ही हैं जो कि सामने खड़े हैं इनके। बेहद अहम बात आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में युद्ध का संकट गहराया हुआ है और भारत के लिए 5 पांडव खड़े हो चुके हैं। नेतृत्व संभाल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनसे भारत को बड़ी उम्मीदें हैं। हम आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी वह दीर्घायु हो और भारत को इसी तरीके से दुनिया में भारत का नाम रोशन करते रहे। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।